तो हम लोग क्या एबे टायर के बारे में देखते हैं, है ना। एबे टायर एंड इट्स मैनेजमेंट, हम लोग को एबे टायर क्या है ये पता जानना होगा इसमें, और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये सब के बारे में। तो सबसे पहले स्लाटर दिख रहा है आपको। स्लाटर का मतलब क्या होता है कि स्लाटर एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें मांस प्रदाय करने वाले एनिमल का मांस प्राप्ति हेतु वध किया जाता है, मानवतापूर्ण तरीके से, संवेदनापूर्ण तरीके से वध किया जाता है, जिसे स्लाटर कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं एबे टायर के बारे में, ठीक है। तो एबे टायर और स्लाटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्लाटर में हम क्या करते हैं, केवल एनिमल का वध करते हैं, उसमें लेबोरेटरी जांच वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है। जबकि एबे टायर की बात करें तो उसमें जांच करने की व्यवस्था होती है, लेबोरेटरी होता है इंस्पेक्शन करने की, और तरह तरह की, मतलब अगर हम स्लाटर और एबे टायर का कंपेयर करें तो एबे टायर में ज़्यादा फैसिलिटी होता है स्लाटर की अपेक्षा, ठीक है। तो एबे टायर क्या है भाई, तो यह एक क्या है, फ्रेंच भाषा शब्द होता है जिसका मतलब पब्लिक स्लाटर होता है, हो गया, कोई खास नहीं है। वह स्थान जहाँ पर एनिमल का स्लाटर किया जाता है ताकि फूड एनिमल को ह्यूमन के लिए यूज किया जा सके, उस स्थान को एबे टायर से स्लाटर हाउस कहा जाता है, ठीक है। यह स्थानीय अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, कोई बात नहीं। अब एनिमल का मानवीय तरीके से वध करना और हाइजीन मीट प्रोड्यूस करना एबे टायर का मुख्य उद्देश्य है ना भाई। एबे टायर का क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग एबे टायर बनाते हैं? जो भी हमको मांस प्राप्ति चाहिए उसमें अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वगैरह बनी रहे और उस टाइप का हमको मांस खाने को मिल जाए, बस यही हमारा उद्देश्य रहता है पब्लिक को, मतलब। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ मीट का परीक्षण किया जाता है वहाँ पर विभिन्न फैसिलिटी होनी चाहिए, तथा जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर आता है उसको क्या कर देना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग करके डिस्पोज कर देना चाहिए, ताकि क्या होना चाहिए, कंटामिनेट ना हो सके, बस। टाइप ऑफ एबे टायर। अब हम लोग एबे टायर के बारे में देखेंगे, के प्रकार देखेंगे भाई, कितने प्रकार के एबे टायर होते हैं। तो मॉडर्न एबे टायर होता है, इस प्रकार के एबे टायर में अधिक मात्रा में मॉडर्न उपकरण, नया नया मशीन बढ़िया रहता है, अच्छा व्यवस्था होता है, ज़्यादा फैसिलिटी होता है। प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा एनिमल का डेथ होता है, वध होता है, यहाँ पर मारा जाता है, उनका मांस प्राप्त किया जाता है ना। इसमें क्लीन और अनक्लीन एरिया को अलग अलग रखना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लीन और अनक्लीन एरिया को अलग अलग रखना चाहिए, मतलब जो जगह साफ़ सुथरा है वो अलग होना चाहिए, और जो इसमें ज़्यादा क्या होता है अनक्लीन रहता है उसको अलग अलग रखना चाहिए, बस समझ गए होंगे आई होप। अब एक जगह पर स्लाटर तो दूसरे जगह पर पोस्टमार्टम करना चाहिए। एक जगह स्लाटर कर रहे हैं तो वो अलग होना चाहिए, पोस्टमार्टम करने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है सेमी मॉडर्न एबे टायर, है ना। एक ठो मॉडर्न एबे टायर हमने पढ़ लिया, ये है आपका सेमी मॉडर्न एबे टायर। इसमें एनिमल का वध कम किया जाता है अपेक्षाकृत मॉडर्न एबे टायर के, ठीक है ना। अलग अलग कमरे में स्लाटर किया जाता है, और कम मात्रा में मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उससे तो कम ही किया जाता है ना। कम मात्रा में मशीन उपकरण, व्यवस्था कम रहेगा, छोटा रहेगा, लोकल कह लीजिए, है ना। तो लोकल डिमांड के हिसाब से स्लाटर भी किया जाएगा भाई, कम एनिमल रहेंगे तो कम स्लाटर करेंगे हम ना, है ना, क्योंकि हमारा लोकल है, छोटा है, डिमांड ही नहीं है तो ज़्यादा स्लाटर करके फिर क्या करेंगे। उसके बाद एक ठो होता है, थर्ड में लास्ट में आता है रूरल स्लाटर हाउस, या फिर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रूरल एबे टायर। रूरल एबे टायर मतलब गांव में जो रहता है उसको बोलते हैं लोकल, या ग्रामीण क्षेत्र में स्लाटर होता है ना। तो सप्ताह में 1 या 2 बार स्लाटर होता है, बस, ज़्यादा नहीं। हफ्ता में एक आध दिन मूड हुआ तो भिड़ गए, है ना, उसी टाइप का है। इसमें बहुत कम फैसिलिटी, इसमें ज़्यादा व्यवस्था। अब एक हफ्ता में 2 दिन स्लाटर करिएगा तो कौन सा बड़ा मॉडर्न वाला मशीन ला के रखेंगे, है ना, अपन नहीं रखेंगे उस टाइप का कोई मशीन। चलिए मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्लाटर हाउस में सभी फैसिलिटी होनी चाहिए, हाइजीन, स्लाटर के लिए मॉडर्न
कंस्ट्रक्शन तथा उपकरण होना चाहिए, है ना। अब हम मैनेजमेंट जब करेंगे तो मैनेजमेंट में सबसे पहला चीज़ आता है कि स्लॉटर हाउस में सभी प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं है, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब सारी व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं तो एक हमको एक अच्छा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से हम क्या कर सकें, सुव्यवस्थित ढंग से क्या करें, एनिमल को लाया ले जाया जा सके, उनका इंस्पेक्शन किया जा सके, पीएम एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन, सारा चीज़ करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस व्यवस्था के आवश्यकता के अनुसार हमको क्या करना है, बिल्डिंग का डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो। उसके बाद बूट चेयर्स और कंज्यूमर के जागरूक करना चाहिए, है ना। ठीक है, कंज्यूमर को जागरूक करना चाहिए, मतलब एवेटायर के प्रति वह क्या हो, एक्टिव हो, है ना। उस पर मांस कैसा है, कौन सा मांस अच्छा है, मांस की क्वालिटी के बारे में, सब के बारे में लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि कौन सा मांस कौन से पशु का है, ताकि उनका धर्म भी नष्ट ना हो, है ना। कभी कभी होता क्या है कि आम जनता को जानकारी नहीं होता है और वो बोलते हैं कि हम इस मांस को नहीं खाएंगे, इस मांस को खाएंगे तो हमारे धर्म में नहीं खाया जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उनका धर्म नष्ट हो सकता है, तो वो सबको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आम जनता को इस क्षेत्र में हाइजीन के लिए जागरूक होना चाहिए ताकि हेल्थी मीट प्राप्त हो सके, ठीक है। बस एक्टिव रहने पर उनको क्या मिलेगा, हेल्थी मीट की प्राप्ति हो सकेगी। स्लॉटर हाउस के लिए लाइसेंस मिलता है, जिसे स्लॉटर हाउस में लाइसेंस ना हो वहाँ से मीट नहीं खरीदना चाहिए। तो जिस स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं है वहाँ से अपने को मीट नहीं खरीदना है, क्योंकि वो मीट क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, हो सकता है मिलावटी होगा, हो सकता है उसमें टॉक्सिन होगी और कुछ भी हो सकता है। तो जो लाइसेंस नहीं है वहाँ से हमको मांस नहीं खरीदना है। स्लॉटर हाउस के वेस्ट प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए तथा स्लॉटर हाउस से निकलने वाले मटेरियल से बाई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, आवारा कुत्तों तथा पक्षियों को स्लॉटर हाउस में आने से रोकना चाहिए, है ना। आवारा कुत्तों व पक्षियों को कहाँ, स्लॉटर हाउस में नहीं जाने देना है, नहीं तो क्या कर देंगे लोग, बीमारी नहीं फैला देंगे। यार गजब का सवाल कर देते हो तुम लोग। चलो उसके बाद क्या करना है, स्लॉटर हाउस में काम करने वाले बूटचेस बीमार नहीं होना चाहिए, उसका कपड़ा, बाल, नाखून, अरे इतना मान के चलो कि स्लॉटर हाउस में जो लेबर हमारा काम करने वाले होंगे उनको बीमार नहीं होना चाहिए, वो लोग स्वस्थ हों, उनका कपड़ा स्वच्छ हो, उनका बाल, नाखून सब कुछ क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, है ना। वही लोग गंदे रहेंगे तो कहाँ से उनका ये बेटा स्वच्छ होगा कि उनका मीट प्रोडक्ट अच्छा होगा, है ना। चलिए, स्लॉटर हाउस में उपयोग किए जाने वाले उपकरण डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्लॉटर हाउस में जो भी उपयोग किए जाने वाले उपकरण रहेंगे वो सबको हमको कर लेना है, डिसइंफेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्लॉटर हाउस में काम करने मजदूर मतलब जो स्लॉटर हाउस में काम करने वाले आदमी रहते हैं ना, उनको स्किल्ड होना चाहिए, मतलब वो लोग ट्रेंड हों। अनजान आदमी को स्लॉटर हाउस में काम क्यों करवाएंगे, हाथ गला काट लेगा वो तो फिर परेशानी खड़ा कर देगा, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, एक ट्रेंड आदमी को, थोड़ा जानकार को काम पर रखना है ताकि वो पीएम एम भी कर सके थोड़ा मोड़ा, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का हमको हानि और प्रॉब्लम का समस्या का सामना न करना पड़े। मीट का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए तथा मांस को बैक्टीरिया, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट और इन्फेक्शन से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि मीट का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए और मांस को बैक्टीरिया, टॉक्सिन, अदर जो नुकसानदायक है इन्फेक्शन वगैरह से बचा के रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। मीट को हाइजीन करके रखना चाहिए, ठीक है। स्लॉटर हाउस बनाते समय कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से और बेसिक, इसकी बात हमने ऊपर कर लिया था अभी कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन का बात आता है तो उसमें हमको अपने ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन को तैयार करना है ना, रिक्वायरमेंट की हिसाब से बनाना चाहिए ताकि हमें बाद में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना ना पड़े, ठीक है। स्लॉटर हाउस को अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए, ठीक है। स्मॉल एवेटायर में एक साल में कितना, 300,
एक साल में 300 कहाँ से होगा? हफ्ता में कितना होता है? 2 ठो, तो एक साल में कितना? 30 ठो होगा। एक हफ्ता में 2 ठो, मान लीजिए मोटा मोटी 8 ठो एक महीना में, तो 12 × 36, अरे वही 30 ठो मान लीजिए ना मोटा मोटी। स्मॉल एवेटायर में जो गांव में रहता है उसमें क्या करते हैं, एक साल में 30 एनिमल का स्लॉटर होता है, जिसके लिए 1 से 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अगर 30 ठो जानवर मारना है साल भर में, तो भाई एक स्मॉल एवेटायर चाहिए आपको। स्मॉल एवेटायर के लिए 1 से 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, कई तरह होता है ना, इसमें बाड़ा वगैरह भी बनाना पड़ता है, और आपका अलग अलग रूम रहेगा, कहीं कुछ बाथरूम रहेगा, कहीं किनारे किचन रहेगा, कहीं किनारे एनिमल के आने का रहेगा, कहीं जाने का रहेगा, कहीं सीप का रहेगा, कहीं केटल का रहेगा, अलग अलग। तो इस कंडीशन में 1 से 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है अगर हम लोग स्मॉल एवेटायर की स्थापना करते हैं तब। मॉडर्न एवेटायर में 5000 से अधिक एनिमल का स्लॉटर होता है। एक साल की बात कर रहा है तो एक साल में 5000 से ज़्यादा एनिमल का क्या हो जाता है, यहाँ पर स्लॉटर हो जाता है। तो सीधा दुगना 1 से 2 एकड़ का आवश्यकता था, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद लार्ज एवेटायर में एक साल में 1 लाख तक, एक साल में 1 लाख तक एनिमल का स्लॉटर होता है। लार्ज एवेटायर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको 3 गुना कर देंगे, तो वही जो आपका 1 था वो 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, अब उधर 6 हो जाएगा। 4 से 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। स्लॉटर हाउस में पानी की सप्लाई सभी जगह पर होना चाहिए। ठीक है, स्लॉटर हाउस में 3 फेस का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हर समय होना चाहिए, एनी टाइम 3 फेस का इलेक्ट्रिसिटी अनिवार्य है। ठीक है, स्लॉटर हाउस में अब क्या होना चाहिए, विभिन्न डिपार्टमेंट होना चाहिए। मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है अपना बिल्डिंग जो होता है ना। इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। मेन डिपार्टमेंट जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, स्टनिंग करने के लिए अलग होना चाहिए, स्लॉटर हॉल अलग होना चाहिए, है ना। चेकिंग अलग जगह से होना चाहिए, चेकिंग हॉल बोलते हैं उसको। मैन्योर मीट रूम मतलब मांस रखने के लिए अलग होना चाहिए, और लॉकर फैसिलिटी भी होना चाहिए। खुला थोड़ी रहेगा, लॉकर फैसिलिटी होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए टेस्ट करने के लिए अपने को। उसके बाद बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट तो अनिवार्य रहता ही है ना। इसके बाद मैकेनिकल रूम भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बात करें तो एसेसरी डिपार्टमेंट में क्या करना है, डाइजेस्टर रूम होना चाहिए, आइसोलेशन ब्लॉक होना चाहिए, रेसिड्यूशियल क्वार्टर के लिए सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉडुलेंट सब्सटेंस ऑफ मीट एंड इट्स रिकॉग्नाइज। मतलब हम लोग जो मांस खाते हैं या खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं, एवेटायर के लोग उसमें मतलब फ्रॉड हम लोग के साथ हो जाता है। तो फ्रॉड के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके देखते हैं कि भाई कैसे फ्रॉड होता है। हमने मान लीजिए हॉर्स का मीट हमको लेना है, उसमें वो लोग कैटल का मीट मिला देंगे, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो मीट हमको मिल रहा है ये कैटल का है कि हॉर्स का है कि पॉक का है, मतलब ये पिग का है। इस सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मीट फूड प्रोडक्ट के निर्माण के समय कभी कभी कम क्वालिटी के मीट को उच्च क्वालिटी के मीट में मिला देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, और इस तरह पब्लिक के साथ धोखा कर दिया जाता है और अधिक आय प्राप्त करते हैं, है ना भाई। अब मान लीजिए 2 एनिमल का मीट को एक में मिला देगा, और जिस एनिमल का मीट महंगा होगा उस रेट पर बेचेगा, तो जो खरीदेगा उसको तो नुकसान होगा ही होगा, पब्लिक के साथ धोखा हो गया है, तो है ना। तो आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई हम लोग कैसे पहचान करेंगे इसको। तो आजकल जो सब्स्टिट्यूट चल रहा है उसमें यह प्रैक्टिस अपनाया जाता है। जैसे हॉर्स में बीफ, देखो घोड़ा में क्या किया जाता है, बीफ मतलब गाय का मांस, और मटन मतलब भेड़ का मांस में चीवान मतलब बकरी का मांस, और मटन मतलब भेड़ के मांस में हिरण का मांस।
है ना। बीफ में मटन मतलब गाय के मांस में भेड़ का मांस, और कभी कभी कैट के मीट में खरगोश के मीट को मिला दिया जाता है। तो यही बात जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब वो है मुनाफा कमाने के उद्देश्य से एबेटायर के लोग क्या कर लेते हैं, कम रेट के जो मांस होता है उसको अधिक रेट वाले मांस में मिला देते हैं, जिससे और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कभी कभी, और उसको क्या करना पड़ जाता है, खरीदना पड़ जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे अभी नीचे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमको जो मीट दिया गया है वह मीट वास्तव में किसका है। ठीक है, तो यदि हॉर्स के मीट में अन्य मीट को मिला दिया जाता है तो उसके लिए केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर या टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए, हम केमिकल या फिर बायोलॉजिकल नेचर या फिर टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो मीट है ये वास्तव में हॉर्स का है कि नहीं है। तो यह डिफ़िकल्ट नहीं है कि जब किसी एनिमल के फैट या फिर फ्लेश हो तो उसका एनाटॉमी परीक्षण या जॉइंट द्वारा पहचान सकते हैं। देखिए, बोन तो आपने देखा ही होगा, है ना। अलग अलग स्पीसीज का बोन का साइज अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ढांचा अलग अलग होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको मीट मिलता है, उस मीट में आपको बोन को अगर आपके हाथ में टच हो गया, आप छू के दे और निकाल के फिर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो बोन है ये कहाँ पर का है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कैटल का है कि हॉर्स का है कि पिग का है ना। उसका साइज भी तो रहेगा ना एनिमल के हिसाब से। अब अगर पिग का बोन को मान लीजिए आप और कैटल के बोन को मैच करेंगे तो आपको देखने तुरंत ही पता चल जाएगा, पिग का छोटा होगा, पतला होगा, है ना, और कैटल का बड़ा होगा, मोटा होगा। इस टाइप से आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, अन्य पशुओं के मीट की तुलना में हॉर्स मीट में मतलब अन्य पशु के मीट की तुलना में हॉर्स मीट में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, सबसे अच्छा क्वालिटी क्या होता है, हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो हॉर्स का मीट होता है उसमें ग्लाइकोजन अन्य एनिमल के मांस से ज़्यादा पाया जाता है। तो खास चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्या बात है कि ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, हॉर्स के मीट में। आपको याद होना चाहिए कि हॉर्स के मीट में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। हॉर्स में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि स्लाटर के बाद एबेटायर ग्लाइकोजन स्लाटर के बाद ग्लाइकोजन कहा जाता है गायब होने लगता है, तो इसका तुरंत अनुमान लगाना चाहिए तथा ट्रेसिंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्लाइकोजन जो होता है स्लाटर करने के बाद क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो आप जब जैसे ही स्लाटर हुए रहेगा उसी टाइम अगर देख लेते हैं तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, तो एनिमल लीवर विशेषकर पिग और भ्रूण के फ्लेश को मीट में पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन पाया जाता है। मतलब एनिमल लीवर विशेषकर पिग और भ्रूण के फ्लेश के मीट में पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन पाया जाता है। मतलब बोल रहा है कि अगर लीवर, एनिमल का लीवर आप निकाल लेते हैं तो उस लीवर में क्या ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, खास तौर से पिग में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए, लीवर में मिक्सिंग करने पर ग्लाइकोजन स्तर अधिक बढ़ जाता है। लीवर में क्या कर देंगे, मिक्सिंग अगर कर देंगे तो ग्लाइकोजन स्तर अधिक बढ़ जाता है। मिक्सिंग लीवर 1 से 99% तक हो सकता है। अगर 100% है तो इट इज सब्स्टिट्यूशन विभिन्न रिकॉग्नाइज्ड विधि द्वारा मीट में मिलावट को ज्ञात किया जा सकता है। मुख्य रूप से 3 विधि होता है ना। मिलावट को ज्ञात करने का 3 विधि है। पहला विधि कौन सा है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल मेथड। यह पशु के अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर एंड टेंडरनेस के आधार पर किया जाता है, क्योंकि विभिन्न पशु का मीट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिजिकल अगर हम कंडीशन की बात करें तो यह पशु के
अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर एंड ट्रेंडनेस के आधार पर किया जाता है, क्योंकि विभिन्न पशु का मीट अलग अलग होता है। ठीक है, आप कलर के आधार पर पहचान सकते हैं, है ना। हर एनिमल का क्या होता है, अलग अलग कलर का मीट होता है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और उनको टच करने में भी आपको पता चलेगा, कोई रफली लगता है, कोई ज़्यादा स्मूथ होता है, सारा चीज़ आपको अनुभव से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बॉडी फैट के लक्षण जैसे रंग, मॉर्बलिंग तथा फॉर्मनेस के द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, जानवर के डेंटल फार्मूला, देखिए डेंटल फार्मूला की बात आ गया, वर्टिब्रल कॉलम फार्मूला तथा आर्टिकुलेशन पैटर्न, रिब्स नंबर, लॉन्ग बोन के वक्र की डिग्री पशु के कार्कस को पहचानने में हेल्प करती है। अगर मान लीजिए किसी भी एनिमल का कार्कस आपको देखने को मिलता है और उसके बाह्य आवरण को कर दिया गया है, मतलब स्लॉटर कर दिया गया है, उसका जो स्किन है उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपके सामने मीट होगा। तो मीट में आपको वर्टिब्रा से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर आपके हाथ में लगता है तो आप तुरंत उसको पहचान जाएंगे कि ये कितने नंबर वर्टिब्रा का है, कौन से एनिमल का है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके साइज के आधार पर आप अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी फिजिकल मतलब अच्छी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल मेथड है मांस को पहचानने का। केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, लिनोलेटिक एसिड कंट्रोल, आयोडीन वैल्यू, आयोडीन देखिए हॉर्स के मीट में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फैट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट, मायोग्लोबिन कंट्रोल, मतलब ये सब को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं केमिकल के मदद से आसानी से। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो पता लगा सकते हैं कि यह मीट किसका है। ठीक है, चलिए हम लोग और ट्राई करके देखते हैं। बायोलॉजिकल मेथड की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड में फोरेंसिक मेथड है, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेथड है। इम्यून से तो हम पता कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर एक्जोटिक ब्रीड है, ब्रीड क्या है, एक्जोटिक ब्रीड है, तो देसी ब्रीड से उसका इम्यूनिटी पावर कम होता है ना। हम लोग इंडिजीनस से कंपेयर कर सकते हैं, इंडिजीनस है कि एक्जोटिक है, इसके आधार पर। लेटेस्ट टेक्निक और है आपका फिजिकल मेथड। ठीक है, चलिए तो केमिकल मेथड में हमको सबसे अच्छा क्या मिलता है कि इलेक्ट्रोपैरासाइटिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या मिलता है, इलेक्ट्रोपैरासाइटिक मेथड और इम्यूनोलॉजिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट टेक्निक की बात करें तो फिजिकल मेथड है सबसे बेहतर। डिफरेंटेशन ऑफ कार्कस ऑफ हॉर्स एंड ऑक्स, आइए हम कंपेयर करके देखते हैं कि हॉर्स और ऑक्स का अगर देखेंगे तो क्या अंतर दोनों के मीट में मिलेगा। ठीक है, तो घोड़े का हाइंड क्वांटर, हाइंड मतलब पीछे, पिछला भाग ना, क्वांटर का मस्कुलर काफ़ी बड़ा होता है ऑक्स की तुलना में। तो अगर हम घोड़े और कैटल की अगर कंपेयर करें तो पिछला पाद जो होता है, हाइंड लिम्ब जिसको हम बोलते हैं, हाइंड लिम्ब मतलब पश्चपाद। ठीक है, तो पश्चपाद का ऊपरी हिस्सा जो हिप बोन का एरिया होता है, वहाँ पर आपको मसल्स जो मिलेंगे वो हॉर्स में ज़्यादा मसल्स मिलेंगे। ठीक है, और कैटल में क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम मसल्स मिलेगा, वहाँ पर आपको बोन मिलेगा, बल्कि हिप बोन जो बोलते हैं वो ज़्यादा बड़ा मिलता है। ठीक है, उसके बाद घोड़े का थोरेसिक कैविटी लंबा होता है, इसमें 18 रिब्स पाए जाते हैं। देखिए थोरेसिक कैविटी मतलब पसलियाँ जो होती हैं वहाँ पर की बात कर रहा है, तो घोड़ा में 18 पसली पाए जाते हैं, जबकि ऑक्स में 13 पसली
पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े के रूप में पसली पाए जाते हैं। तो अगर टोटल की बात करें तो हॉर्स में 18 दूने 36 और कैटल में कितना 13 दूनी 26 होगा रिब्स। 13 जोड़ी रिब्स किस में पाया जाता है? कैटल बुफेलो में। और आपका हॉर्स की बात करें तो 18 दूने 36 रिब्स पाया जाता है, 18 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, घोड़े में रिब्स संकरा होता है लेकिन अधिक घुमावदार होता है। घोड़े के अल्ना में 4 क्वार्टर में रिड्यूस की लंबाई केवल आधा हिस्सा होता है, जबकि बैल में बड़ा तथा कार्कस के साथ आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, हैंड क्वार्टर में बैल के फीमर के पास कोई तीसरा प्रोकेंटर नहीं होता है। हैंड क्वार्टर की बात अगर करें हम लोग तो वहाँ पर आपका बैल का फीमर जो होता है वहाँ पर कोई तीसरा प्रोकेंटर नहीं होता है। फिबुला में बस एक जोड़ी प्रोजेक्शन होती है, परंतु घोड़े में टिबिया की लंबाई 2 से 3 तक फैली हुई होती है। घोड़े के अंतिम 3 लंबार वर्टिब्रा, ठीक है, लंबार वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे सेक्रम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हॉर्स फिश डार्क रेड। तो हॉर्स का जो मांस होता है वो कैसा होता है? डार्क रेड होता है। ठीक है, जेंटिफली फिर ब्राउन या फिर रेडियस ब्राउन, बाद में वायु के साथ आने पर ब्लूइश में बदल जाता है। हॉर्स मीट में मॉर्बिडिटी एब्सेंट होता है। हॉर्स मीट में मोर्बिलिंग एब्सेंट होता है और थोड़ा मजबूत परंतु चिपचिपा होता है, क्योंकि हाई ग्लाइकोजन होता है, हाई ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन की अगर बात करें या आयोडीन की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? हॉर्स में। हॉर्स का मीट स्वेड होता है मतलब, तथा मसल्स फाइबर अच्छा होता है, लेकिन बीफ में कमी होता है तथा ब्लूइश टाइप होता है। मतलब घोड़े का जो मांस होता है वो कैसा होता है? हल्का सफ़ेद होता है। और अगर उसी को हम क्या करें, मसल्स फाइबर अच्छा होता है उसमें, लेकिन बीफ मतलब गाय का मांस ब्लूइश टाइप होता है। गाय का मांस कैसा होता है? ब्लूइश टाइप। तो डिफरेंशियल ऑफ मीट ऑफ सीप एंड गोट, चलिए सीप गोट की बात कर लेते हैं। तो सीप में बक मांस विदर घुमावदार तथा वेल फ्लेश्ड होता है, जबकि गोट में नुकीला तथा लिटिल फ्लेश होता है। फीसेस की बात कर रहा है यार, क्या बोलता है कि सीप में बक मांस विदर्स घुमावदार तथा वेल फिशेस होता है, जबकि गोट में नुकीला तथा लिटिल फिशेस होता है। बकरियां का जो फिशेस होता है क्या होता है? नुकीला होता है तथा छोटा होता है। सीप में थोरेक्स बेलन आकार होता है, जबकि गोट में सपाट होता है। टाइल पूंछ की अगर बात करें तो सीप में काफ़ी फैला हुआ है, जबकि गोट में एकदम पतला होता है। रेडियस, तो भेड़ में रेडियस बोन चलिए रेडियस की हमने बात कर लिया। तो इसमें क्या होता है? भेड़ में रेडियस बोन
मेटाकार्पल की 1.25 टाइम्स गुना, गुना मतलब ये सवा गुना का सीधा सीधा का सवा गुना लंबी होती है, जबकि गोट में मेटाकार्पल से 2 गुना हो जाता है। समझना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेडियस जो बोलता है, भेड़ में रेडियस बोन मेटाकार्पल की तुलना में सवा गुना लंबी होती है। भेड़ में रेडियस बोन मेटाकार्पल की 1.5 गुना लंबी होती है, जबकि गोट में मेटाकार्पल से 2 गुना होता है रेडियस। तो गोट का जो रेडियस बोन जो होता है वो मेटाकार्पल से क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। सीप में इसके पूला छोटा होता है तथा फैला हुआ होता है, सुपेरियर स्पाइन तथा पतला होता है, जबकि गोट में स्पाइन सीधा तथा संकरा, लेटरल बॉर्डर थिन तथा नोकीला होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम पहचान कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, उसमें पहचानना है आपको कि ये मीट का जो आपको बोन का जो कैरेक्टर का हम लोग को पता रहेगा तो हम कभी भी कहीं पर भी पहचान सकते हैं। सीप, गोट एंड डियर मीट फॉर कार्कस। तो हिरण के इसके पुला में स्क्रोमियन लंबी नुकीली जो नीचे की ओर निर्देशित होती है, जबकि सीप और गोट में एब्सेंट होती है। हिरण के इसके पुला में स्क्रोमियन लंबी नुकीली जो नीचे की ओर निर्देशित होती है, जबकि सीप गोट में एब्सेंट होती है। गोट और सीप और गोट में रेडियस अल्ना अर्क अंडाकार ओपनिंग होता है, जबकि डियर में बहुत लंबा होता है। तो हिरण के फैट का सबक्यूटेनियस लेयर वेल डेवलप नहीं होता है, सीप गोट में वेल डेवलप होता है। डियर का मांस में फैट कम पाया जाता है, जिसके कारण विजन सुगंध आता है, जो कि सीप एवं गोट से अलग होता है। ठीक है, डॉग मीट का कलर बहुत ही डार्क है, तो पोर्क की अपेक्षा। अच्छा, मतलब कुत्ते का जो मांस होता है उसका कलर बहुत ही डार्क होता है पोर्क की अपेक्षा। डॉग मीट का फैट तेलीय होता है पोर्क की तुलना में, मतलब तेल की मात्रा ज़्यादा होती है डॉग के मांस में। ठीक है, इसी पर हम लोग कैट रेबिट में अंतर कर सकते हैं कि भाई रेबिट का जो मांस होता है उसके तुलना में कैट का मांस जो होता है पेलर पीला कलर होता है। रेबिट मीट का फैट मोनी अबे अच्छा, रेबिट मीट मतलब खरगोश का जो मांस होता है उसका फैट की अगर बात करें तो हनी येलो रंग तथा कैट का फुल वाइट होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। बाकी अगले